नमस्कार, मैं रवीश कुमार। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कई घंटों से कोई सरकार नहीं है। राज्यपाल ने अपनी तरफ से शपथ ग्रहण का कोई समय नहीं दिया, यानी आज झारखंड में कोई सरकार नहीं, किसी की सरकार नहीं। राज्यपाल से मिलने गए विधायकों ने कल सुबह 8:30 बजे का समय मांगा है, लेकिन किसी को पता नहीं शपथ ग्रहण होगा या नहीं। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए चंपई सोरेन राजभवन के बुलावे का इंतजार करते रहे। जब नहीं आया तो राज्यपाल को पत्र लिखने लग गए कि 18 घंटे से कोई सरकार नहीं है, उन्हें 3 बजे का समय दिया जाए कि वे राजभवन आकर समर्थन दिखा सकें। राजभवन से 5:30 बजे का समय मिलता है। चंपई सोरेन और उन लोगों को लेकर राजभवन जाते हैं जो हेमंत सोरेन के साथ 31 जनवरी को भी राजभवन गए थे। राज्य में सरकार के बिना 18 घंटे में हर पल हर घंटा जुड़ता चला जा रहा है। अफवाहें उड़ने लगी हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, कभी तोड़फोड़ की अफवाहें उड़ती हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा कि राजभवन से कुछ खेल हो जाएगा, तो पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें विधायक अपनी गिनती खुद ही कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 43 विधायकों का यह वीडियो राज्यपाल को भी दिखाया गया कि उनके पास समर्थन है और सभी एकजुट हैं। अब 2 फरवरी का दिन कैसा होगा, इसका इंतजार करना होगा। इसका मतलब है 31 की रात से लेकर 1 फरवरी के पूरे दिन और अगली रात तक कोई सरकार नहीं। यह एक विचित्र किस्म का संवैधानिक संकट है। हम यहां तक आ गए हैं। 2024 में लोकतंत्र को कुछ बेहतर होना चाहिए था। 70, 60, 80 के दशक से कहीं ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। संवैधानिक व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए थीं, मगर विधायकों को भरोसा ही नहीं कि एक साथ होने पर भी उनकी सरकार बनेगी। कम से कम राजभवन को शपथ के लिए बुला लेना चाहिए था, क्योंकि विधायकों का समर्थन पत्र तो हेमंत सोरेन 31 जनवरी की रात को ही राजभवन दे आए थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक राजनीति के क्षेत्र में खासकर विपक्ष को लेकर कई खबरें इतनी तेजी से घूम रही हैं कि एक साथ एक समय पर उन्हें समझना, पेश करना आसान भी नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थक रांची में बड़ी संख्या में जुट गए। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी की रात को ही राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया और चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया, मगर बुलावे में देरी होने लगी। आज दोपहर 2:30 बजे चंपई सोरेन का बयान आता है कि हम 15-16 घंटे से राज्यपाल के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में सरकार बनाने का दावा पेश करने के 2 घंटे के भीतर ही शपथ का न्योता आ जाता है। क्या आपको 23 नवंबर 2019 की सुबह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ली हुई शपथ याद आ रही है? कितनी जल्दबाजी दिखाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलाई थी। आपको यह भी याद होगा कि नीतीश कुमार कितनी आसानी से इस्तीफा देने गए और उसी शाम नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। इस नियम से झारखंड में भी शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था या न्योता पहले आ जाना चाहिए था, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल राज्यपाल के बुलावे का इंतजार करते रहे और इस चक्कर में पूरा दोपहर गुजर गया। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन ना लगे, मगर इस्तीफा देने के बाद भी इसकी आशंकाओं की बात होने लगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों का गठबंधन है और इसी के पास बहुमत भी। आखिर राजभवन से बुलावा आने में देरी क्यों हुई? मुख्यमंत्री का दफ्तर भी ईडी से सुरक्षित नहीं, केवल बीजेपी का दफ्तर सुरक्षित है।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का दफ्तर ईडी प्रूफ है, वहां कितने भी भ्रष्टाचारी जमा हो जाएं, ईडी की टीम नहीं जा सकती। अब तो ईडी को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट आपके सामने है कि ईडी के मामलों में सजा की दर बहुत खराब है, 1% मामलों में सजा हुई है। इसके मामलों में होता यह है कि लंबे समय तक जेल में रखना आसान हो जाता है। दिल्ली सरकार के दो मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया कितने दिनों से जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के भी हफ्तों गुजर चुके हैं। साल होने को आ रहा होगा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का। तमाम मीडिया रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि ईडी की ज्यादातर कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ होती है, 90-95% से ज्यादा। इसके बाद भी ईडी पर कोई असर नहीं कि देश किस तरह से उसे देख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने सितंबर 2022 में रिपोर्ट किया था कि 2014 के बाद से ईडी द्वारा राजनेताओं पर किए गए केसों में 4 गुना की वृद्धि हुई है और इनमें से 95% विपक्ष के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पूर्व निदेशक को बार बार सेवा विस्तार दिए जाने पर फटकार लगाई थी और अंत में कोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश दिए। इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी चुनाव आने पर विपक्षी दलों पर ईडी का हमला नहीं रुकता। यह हमला ही है। क्या ईडी को बीजेपी नेताओं के यहां भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं मिल रहा? जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पर ईडी की चल रही जांच भी ठंडी पड़ जाती है। बल्कि कई लोगों ने तो खुद को ईडी से बचाने के लिए बीजेपी में शामिल कर लिया और उनके साथ सरकार बना ली। रांची में 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे के बाद हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। हेमंत सोरेन पर क्या आरोप हैं, इसके बारे में मीडिया में सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग ज्यादा नजर आती है। आधिकारिक बयान न के बराबर मिलते हैं। मीडिया रिपोर्ट में तरह तरह की बातें हैं। सोरेन के खिलाफ 3 मुख्य मामले नजर आए, लेकिन गिरफ्तारी लैंड स्कैम मामले में हुई है। दूसरे मामले अवैध खनन और कोयले से जुड़े हैं। लैंड स्कैम मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2011 बैच के आईएएस छवि रंजन भी गिरफ्तार हैं, जो रांची के डिप्टी कमिश्नर थे और राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक। लैंड स्कैम केस में कई सारे मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि वे इन सभी कथित स्कैमों के मुख्य लाभार्थी हैं और उन्होंने फर्जी तरीके से जमीन हासिल की है। इसमें एक मामला रांची के एक इलाके में आदिवासी जमीन की खरीद से जुड़ा है। एक मामला पुरानी जमीन के मालिकाना हक में बदलाव कर उसे ऊंची कीमतों पर बेचने का है, जिसमें ईडी कहती है कि पैसा सोरेन को मिला। ईडी के अनुसार उसकी तफ्तीश में सामने आया है कि ब्रोकर और उद्योगपतियों के बीच एक नेटवर्क बनाया गया, जिन्होंने जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर फर्जी डीड्स बनाई, जिनके सहारे मालिकाना हक बदला। जिस जमीन के रिकॉर्ड छेड़छाड़ की गई है वो महंगे इलाकों में है। एक मामला 74 करोड़ के डिफेंस लैंड से जुड़ा है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जमीन को बेचा गया और फर्जीवाड़ा करने वालों ने मुनाफा कमाया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा है कि ईडी की चार्जशीट में अवैध लेन देन और भूमि अधिग्रहण का एक पैटर्न सामने आया, जिसमें सोरेन को स्कैम का मुख्य किरदार बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी भूमिका को स्पष्ट नहीं किया गया है। समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत हुआ ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं।
आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। ये कहां लिखा हुआ है कि आप लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए और जब कार्रवाई हो तो कहे कि एक आदिवासी को तंग किया जा रहा है? ये क्या मतलब है इसका? अच्छा है, आप संघर्ष करिए, आगे आइए, अपने समाज की चिंता करिए, लेकिन समाज की चिंता कम, लूट अधिक। 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी, हैं? आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं एज मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं, आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं। हर जगह एक न एक किंग पिन है, कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे आ रहे हैं, तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? हेमंत सोरेन को जिन प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है उन्हें 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। इसी के तहत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। अनिल देशमुख इसी में 1 साल से अधिक समय से जेल में रहे। इस साल दिसंबर में झारखंड में चुनाव है, तो क्या सोरेन को तब तक जेल में रखा जाएगा जब 2024 का चुनाव गुजर जाएगा और झारखंड का चुनाव गुजर जाएगा? सरयू राय बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। पार्टी में रहते हुए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा, बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुबर दास भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हताश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सरयू राय ने रघुबर दास पर एक नहीं कई आरोप लगाए। उस समय की तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी। ईडी कभी रघुबर दास के घर छापे मारने नहीं गई। अब तो रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल बना दिए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं। जाहिर है विपक्ष के 10-20 नेताओं की वजह से नहीं है। अगर भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार है तो क्या बीजेपी में? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के सचिवालय में ईडी की टीम चली जाती, पूछताछ कर लेती। विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज पूरे देश में 2 हेमंतों की बात हो रही है, एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्व शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब ये जेल में जाएंगे और जेल में चक्की पीसिंग। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो। ये सब लोग वो थे जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी
और जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और उनकी समर्थन की सरकारों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आदि बन गए हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी। हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR कराई है। ईडी के 4 नामजद अफसरों के अलावा अन्य गुमनाम अफसरों के खिलाफ ये FIR हुई है। इस खबर के कुछ घंटों के बाद 31 जनवरी की रात 8 बजे भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का बयान आता है कि ईडी के अफसरों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है ये हैरान करने वाली बात है। प्रवक्ता जी को ये बात हैरान नहीं कर रही कि ईडी के अफसर उनकी पार्टी के नेताओं के यहां छापे नहीं मारते, भ्रष्टाचार नहीं पकड़ते, केवल विपक्ष को टारगेट करते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रांची में भी वही होगा, वैसा ही होगा सरकार बनने के बाद भी जो चंडीगढ़ में हुआ। हेमंत सोरेन की गैरहाजिरी में वहां की सरकार पल पल असुरक्षित, अस्थिर नजर आएगी। क्या सोरेन की पार्टी और गठबंधन को भीतर से कभी तोड़ दिया जाएगा, वहां की सरकार हड़प ली जाएगी। रात 11 बजे हेमंत सोरेन के हैंडल से उनकी तस्वीर जारी होती है जिसमें वो थम्स अप कर रहे हैं और ट्विटर में लिखते हैं कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजे, लेकिन हेमंत 8 बार समन को ना मानते हुए पूछताछ के लिए नहीं गए। उन्होंने इन समन को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड के हाई कोर्ट में चुनौती दी, पर कोर्ट से राहत नहीं मिली। 31 जनवरी से पहले सिर्फ एक बार 20 जनवरी को रांची में पूछताछ के लिए ईडी की टीम से अपने घर पर मिले। 9वें समन के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा बजट के कारण वे 31 मार्च तक पूछताछ के लिए समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन 10वें समन के बाद हुई पूछताछ के कुछ देर बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। सोमवार 29 जनवरी सुबह 7 बजे ईडी की टीम लैंड स्कैम केस के सिलसिले में हेमंत सोरेन के घर पहुंच गई, मगर सोरेन घर पर नहीं मिले। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट होती है कि हेमंत आधी रात को घर से निकल गए, स्टाफ को जानकारी नहीं थी कहां गए। ईडी जब हेमंत सोरेन की लोकेशन नहीं जान पाई तो उन्हें मिसिंग घोषित कर देती है। इस बीच उनके दिल्ली घर से 2 लग्जरी कार और 36 लाख रुपए बरामद करने की खबर आती है। सोरेन को कहा गया था कि 29 या 31 को ईडी के सामने पेश हों, मगर उनकी गैर मौजूदगी में उनके स्टाफ का बयान लिया जाता है। पूछताछ के दौरान सोरेन के बयानों की लाइव रिपोर्टिंग भी होती है। सोरेन कहते हैं कि वे उस नीली BMW के मालिक नहीं जिसे ईडी ने बरामद किया है, ना ही उनके पास कोई अवैध कैश है। 31 की दोपहर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची के मोराबादी ग्राउंड में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उससे पहले ही जेएमएम गठबंधन के विधायक सोरेन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम बनाने के आदेश दिए। दोपहर 1 बजे के बाद से ईडी की 9 गाड़ियां सोरेन के घर पहुंची, इनमें से 6 सीआरपीएफ की थीं। ईडी की पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने गए, उसके बाद अपने घर पहुंचे और गाड़ी से मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आए। 3 बजे पूछताछ शुरू होती है। सोरेन के घर के बाहर काफी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती थी। रात 7:45 बजे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान आता है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नया नेता चुना गया है और सभी विधायक गठबंधन के साथ हैं। झारखंड सरकार में मंत्री जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर भी इस बयान पर मुहर लगाते हैं और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बताते हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद ईडी की टीम सोरेन के घर से चली जाती है। 9 बजे से कुछ देर पहले झारखंड कांग्रेस और जेएमएम के नेता बहुमत का दावा पेश करने गए नई सरकार के गठन के लिए राजभवन जाते हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, कई नेताओं ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के इस्तेमाल से विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है, वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का, तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ, तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया? कितना समय लगा था? चंद मिनट, चंद क्षण। ये आपके सामने एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक हफ्ते भी नहीं हुआ उस बात को। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस और गृह मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस के इंतजार कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं? और ये चौथा एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण कि किस प्रकार से येन प्रकारेण, कुछ भी करके, अंग्रेजी में कहावत है हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, आप दलबंदी करवाएंगे? आप 47 और 33 के आंकड़े को बदल के कुछ और करेंगे? या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए, इस देश में कोई विपक्ष की सरकार, कोई राजनीतिक रंग जो भगवा के अलावा हो वो रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा तो हम केंद्र से और हम बीजेपी के स्टेट यूनिट्स ये आश्वस्त करते हैं जनता जनार्दन देश को कि कम से कम इस बार चुनाव के पहले ही हम 99% राजनीतिक पार्टियों के लोगों को या तो अरेस्ट कर लेंगे या हटा देंगे या दल बदल द्वारा सरकारें गिरा देंगे। बिहार में भी यही हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्या चले गए? ईडी 79 साल के लालू यादव को पूछताछ के लिए बुला लेती है। कितने नेता इस दौर में टूट गए। लालू यादव की सेहत खराब हो गई, जेल में रहे, मगर उन्होंने पाला नहीं बदला। जिस दौर की राजनीति में हर नेता पैसा देख रहा है, पावर देख रहा है, ईडी के डर से बीजेपी का रास्ता देख रहा है, लालू यादव ने विचारधारा और सिद्धांत में ऐसा क्या देख लिया कि अपनी जान और सेहत दांव पर लगा दी। ईडी के बीच 9 घंटे तक जवाब देते रहे। उनके बाद अगले दिन तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तेजस्वी जब बाहर निकले तो ईडी के खौफ से आज़ाद नजर आए। उन्हें पता ही होगा कि साहस दिखाने के बाद भी ईडी का इस्तेमाल करने वालों पर फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी ने भारत की राजनीति का भूगोल बदल दिया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करे। अप्रैल
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। विपक्ष नजर नहीं आएगा, इसलिए नहीं कि विपक्ष जनता के बीच नहीं है, बल्कि जनता के बीच विपक्ष ही है, मगर पहले मीडिया ने उसे गायब किया, अब ईडी ने गायब करने का बीड़ा उठा लिया है। आप दिल्ली से आई इस खबर पर भी ध्यान दीजिए। बहुत कम ध्यान गया है कि लोकसभा में धुआं छोड़ने के मामले में गिरफ्तार नौजवानों को बिजली के झटके दिए गए हैं। आरोपियों ने दिल्ली के एडिशनल सेशन जज के सामने अपील दायर की है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे विपक्ष के नेताओं के नाम ले लें। उनसे 70 खाली पन्नों पर दस्तखत कराए गए। बारन बेंच और लाइव लॉ ने इसे रिपोर्ट किया है। मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि फोन, ईमेल, सोशल मीडिया के अकाउंट के पासवर्ड भी दबाव डालकर ले लिए गए हैं। तो विपक्ष के नेताओं का नाम लेने के लिए कथित रूप से बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। तब समझिए कि ईडी का झटका कितना बड़ा होगा। बड़ा सवाल है कि 24 के चुनाव तक हेमंत को जेल में रखकर क्या बीजेपी ने झारखंड में अपने लिए मैदान साफ कर लिया? विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपने दम पर वहां बीजेपी को हराया था, एक मजबूत आदिवासी नेता की पहचान बनाई थी। सरकार में आने के बाद भी हेमंत सोरेन नहीं झुके, आदिवासी पहचान को लेकर सजग बने रहे। वो नीतीश कुमार नहीं हो सके। नतीजा, आज हेमंत सोरेन जेल में है। भ्रष्टाचार मिटाने की दलील के सहारे विपक्ष को मिटाया जा रहा है। जनता का बड़ा हिस्सा धर्म के नशे में है। वह धर्म के नाम पर लोकतंत्र के मैदान में हो रहे इस खेल को देखना ही नहीं चाहती। अदालतों से उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। जनता की अदालत से जनता ही गायब नजर आती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।